खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। न्यूज रूम खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आलमी समय हेडलाइंस। सह प्रायोजक विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम, विमल पान मसाला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने कई वज़रा से नाराज, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश न करने से खफा, सभी वज़रा को दिया था हुक्म। 9 रियासतों में लोकसभा की 3 और असेंबली की 33 सीटों के लिए डाले गए वोट। यूपी में तकरीबन 50% पोलिंग। 16 सितंबर को होगी वोटों की गिनती। सैलाब से निपटने के लिए उमर अब्दुल्ला की सियासी और अवामी कोशिश, मुल्क के अवाम से की मदद की अपील, कुल जमाती मीटिंग की तलब। उत्तराखंड के ऋषिकेश के पास एक बस नदी में गिरी, हादसे में 16 लोगों की मौत, मुतअद्दिद जख्मी। उत्तराखंड के श्रीनगर जा रही थी गाड़ी। और दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान हुकूमत के रवैये से पाकिस्तान नाराज, शिद्दत पसंदों की गिरफ्तारी में अदम ताउन का लगाया इल्जाम। आप देख रहे हैं न्यूज रूम खबरनामा। आप खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुल्क की अवाम और दीगर गैर सरकारी तंजीमों से सैलाब मुतासरीन को मदद देने की अपील की है। सैलाब की वजह से उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही अपना बेस ऑफिस बनाया है और यहीं पर हुई एक कुल जमाती मीटिंग के बाद ये अपील की गई है। इस मीटिंग में पीडीपी की लीडर महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के सैफुद्दीन सोज और बीजेपी के लीडर जुगल किशोर शामिल हुए। मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला ने मुल्क के अवाम से सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन मदद देने की अपील की। इस बीच जम्मू कश्मीर के 5 वज़रा के वफ्द ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इन लोगों ने वादी में आई तबाही को कौमी आफत करार दिए जाने की अपील की। इसके अलावा गुजरात जलजले की तर्ज पर स्पेशल पैकेज की भी मांग की। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने रियासत के हालात बेहतर करने के लिए 200 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। उधर वादी के सैलाब मुतासिर इलाकों में पानी अब आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा है। हालांकि जैसे जैसे पानी कम हो रहा है, सैलाब के जख्म भी नुमायां हो रहे हैं। बचाव और राहत के कामों के दौरान सैलाब में फंसे तकरीबन 1,40,000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया, लेकिन अब भी 5 लाख से ज्यादा लोगों के फंसे होने का अंदेशा है। बानिहाल, रामबन, कूद, चिनैनी, उधमपुर और जम्मू में हजारों की तादाद में मुसाफिर फंसे हुए हैं। रामबन के नजदीक जमीन खिसकने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को फिर बंद कर दिया गया है। श्रीनगर में तिब्बी सहूलियात की बात करें तो अभी सिर्फ सोरा मेडिकल अस्पताल ही खुला हुआ है। कश्मीर के बाकी इलाकों के साथ श्रीनगर में भी हालात बेकाबू हैं। एक तरफ पानी का कहर तो दूसरी तरफ खुद को बचाने की जंग। लाल चौक के हालात का जायजा लिया समय न्यूज नेटवर्क की नुमाइंदा पूनम मेहता द्विवेदी ने। सैलाब का समुंदर और उसमें बेजार जिंदगियां। जी हाँ, ये लाल चौक का इलाका है और आप देख सकते हैं कि किस कदर इस इलाके की सुंदरता को इस बाढ़ ने डसा है। लोग बेजार हैं और तिल तिल के लिए ये लोग मजबूर हैं। इनको जो मदद मिल पा रही है वो स्थानीय लोगों से मिल पा रही है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या महिलाएं जो अमूमन घरों में रहा करते थे और जिनको घर से निकलने में भी पर्दा की दरकार होती थी, आज वो जिस तरह से परेशान है, बेहाल है। अपने मदद के लिए उनको चाहिए। मैडम, ये बताइए क्या क्या दुश्वारियां हैं? आप छुपा रहे हो मतन? क्या क्या दुश्वारियां हैं? पानी बहुत आया है यहाँ पर, बहुत बाढ़ आई है यहाँ पर, बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पर। कोई मदद मिल पा रही है? नहीं, अभी कुछ नहीं। घर में सामान है वो भी पड़ा है, घर में जो रहे हैं वो भी पड़े हैं वहाँ पर। तो क्या कुछ दिक्कतें फेस कर रहे हैं आप लोग? बहुत कुछ। क्या मुश्किलात हैं? बहुत मुश्किलात है। बहुत मुश्किलात है साहब, क्या क्या जरूरत है जो आपको नहीं मिल पा रही है? मैं कुछ नहीं बताऊँ, कुछ नहीं बता।
आप देख सकते हैं कि ये जिंदगी की बेजारता है, ये जिंदगी की बेचारगी है जो शब्दों को भी निकालने में परहेज कर रही है। जो यहाँ की मुसीबत है, मदद के हाथ नहीं पहुँच रहे हैं या ये आपदा बहुत बड़ी है? आपदा बहुत बड़ी है। हर बंदा परेशान है। अभी तक जो घर से बाहर है उसको घर की खबर नहीं, नेटवर्क टोटली बैठ गया हुआ है। जो बंदा सेफ है उसका भी पता नहीं, क्योंकि घर वाले बड़े बेचैन हो गए हैं। जहां जहां बाहर के लोग भी हैं वो भी बेचैन हो गए हैं। बड़ी कोशिश कर रहे हैं जो लोग, जो यहाँ की समस्या है, जो पर्सनल लोग हैं, जिस तरह यहाँ पे जो यहाँ का भाईचारा है वो एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास बोट्स नहीं है। बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, इस बाढ़ ने धर्म की दीवार तो गिरा दी, लेकिन लोगों की मदद की दीवार, लोगों को फर्स्ट एड, लोगों को खाना वो नहीं मिला। लाल चौक का इलाका है और आप देख सकते हैं कि पानी किस कदर लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। लोगों को अपना, भैया आप तब से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं आप? हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं क्योंकि हमें किसी भी जगह से कोई मदद, गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं पहुंची है। सबसे पहले हम अपनी कश्मीरी कौम को सलाम पेश करते हैं। झेलम नदी के ठीक पास के आलूची बाग इलाके में पानी अभी भी भरा है। बेपटरी हो चुकी जिंदगी को पटरी पर लाने की मशक्कत कर रहे लोगों से बात की समय न्यूज नेटवर्क की नुमाइंदा पूनम मेहता द्विवेदी ने। बाढ़ ने किस कदर कहर बरपाया। इस समय हम लूची बाग इलाके में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़कों पर, जहाँ पर गाड़ियों को चलना चाहिए, आज वहाँ पर किश्तियां चल रही हैं और लोगों के जीवन के लिए यही लाइफलाइन का काम कर रही है। भैया ये बताओ कि क्या क्या काम कर रहे हो यहाँ पे? एक्चुअली मैं यहाँ से नहीं हूँ, श्रीनगर से नहीं, मैं बारामूला से हूँ। सिंस लास्ट 5 days मतलब हम यहाँ पे रेस्क्यू टीम पे है, तो हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल आता है। श्रीनगर में जो लोग फंसे हुए हैं, मतलब गवर्नमेंट बोल रही है एनडीआरएफ इज वर्किंग देयर और आर्मी इज वर्किंग देयर, बट इट्स ऑल हेल, नथिंग इज डन हियर। जो भी लोग कर रहे हैं खुद कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब सरदार लड़के मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, मुसलमान लड़के सरदारों की मदद कर रहे हैं, बाकी कोई गवर्नमेंट हमारे पास आ नहीं रही है। सरकारी इमदाद इनको नहीं मिल रही है। मैं आपको निशान दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर इस इलाके में आप देख सकते हैं कि 20 फुट से ज्यादा पानी आया होगा, क्योंकि घरों की पहली मंजिल जो है वो पूरी तरीके से डूब गई है और 15 मिनट के टाइम पीरियड में जो पानी आया उसने किस कदर कहर बरपाया। साहब ये बताइए कि कितना जीवन मुश्किल हो गया है। मौत को लोगों ने करीब से देखा है, तिल तिल लोग मरते रहे, लेकिन क्या बताए, गवर्नमेंट का कहीं नामो निशान नहीं है। लोग यहाँ पे खुद ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का मदद कर रहा है और मुसलमान हिंदू की मदद कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर यहाँ के हालात बयां करने की बात करूं तो यहाँ पर धर्म के बैरियर तो मिट गए, लेकिन सरकारी व्यवस्था का बैरियर ऐसा है जिसने यहाँ के लोगों की दुश्वारियों को बढ़ा दिया है। भैया यहाँ पे कोई मदद आज तक नहीं आया? कोई नहीं आया। गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं हुआ। वैसे मैडम क्या क्या दिक्कतें आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे? जी बहुत सारी परेशानियां, हम बहुत घर से बेघर हो गए, हमें कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ये नहीं आ रहा है, फैसिलिटी हमें नहीं मिल रही है। हमें अपनों की तरफ से ही फैसिलिटी मिल रही है, जो हमारे रिलेटिव है वही हमें चीजें वगैरह भेज रहे हैं, जो हमारे सिख भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, वही हमें चीजें भेज रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है, हमें गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं है। आपने मौत को बहुत करीब से देखा? हाँ बहुत। हम एक मकान से दूसरे मकान गए हैं जब पानी का लेवल ज्यादा बढ़ रहा था, लेकिन अब वो मंजर खत्म हो गया। क्या कहिएगा, अब कितनी चुनौतियां हैं? बहुत सी। हमें नए सिरे से मकान घर बार देखने हैं। जो किराएदार रहते थे वो, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये वो लोग हैं जिनका दर्द ये है कि सर पर छत भी नहीं है और जो मकान है उनकी कंडीशन कुछ इस तरह से है, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि यहाँ पर कभी मकान रहा होगा, लेकिन अब वो जो है वो इस कदर पानी में समा गया है कि आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों की बेचारगी कितनी बढ़ गई है। अब वो कैसे अपना गुजारा करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में सैलाब मुतासरीन के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC ने आज से खुर्दनी अशिया भेजना शुरू कर दिया है। इस दौरान 1 लाख लोगों के लिए लंगर का सामान रवाना किया गया। सामान में 2 लाख पराठे, सब्जी और अचार शामिल हैं। खुर्दनी अशिया को भेजने का सिलसिला अमृतसर से शुरू किया गया। SGPC के मैनेजर प्रताप सिंह के मुताबिक उन्हें फौज की तरफ से खत मिला जिसमें सैलाब मुतासरीन के लिए
खाने पीने की चीजें भेजने की गुजारिश की गई थी। खत के बाद एसजीपीसी ने लंगर का सामान भेजने का फैसला किया। सैलाब कम होने के बाद रियासत में रास्तों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। जहां जहां पुल टूट गए हैं, मरम्मत का काम शुरू किया गया है। पूंछ में भी जो पुल टूटा था उसकी मरम्मत की जा रही है। इसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। पुंछ के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट रोड है, एनएचडीएल स्पेसिफिकेशन की रोड है और इसके आगे बीएसएफ की एक यूनिट है और करीब 30,000 का एक पॉपुलेशन है। कम्प्लीटली कट ऑफ है, उनका राशन और ये जो भी राशन और गैस वगैरह कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा है। उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी उनको कनेक्टिविटी दे पाएं। इसके लिए हम लोग लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे जवान सारे पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लोग इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों से मुतासिर हैं। वादी के दूर दराज इलाकों में लोग अभी तक गहरे पानी में फंसे अपनी जान बचाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। सैलाब की इस तबाही की वजह से काफी कुछ तहस नहस हो गया है। फिर भी हज बैतुल्लाह के लिए जाने वाले लोग रख्ते सफर बांधकर तैयार बैठे हैं। बहुत से आजमीन को अभी ये भी अंदाजा नहीं है कि वो इस मर्तबा हज की सादत हासिल कर पाएंगे या नहीं, लेकिन रियासत के आजमीन हज की रवानगी का सिलसिला 20 सितंबर से दोबारा शुरू किए जाने का इम्कान है। हालांकि मरकजी हज कमेटी इस बात की तस्दीक नहीं कर रही है। उसका कहना है कि अभी बातचीत चल रही है और वहां के हालात बेहतर होते ही तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान से आदमीन हज के लिए रवानगी 27 सितंबर तक होनी है और जम्मू कश्मीर से इस साल कुल 7,000 आदमीन को हज बैतुल्लाह के लिए जाना है, जिनमें तकरीबन 3500 आदमीन सैलाब से पहले ही सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं और तकरीबन उतने ही आदमीन जाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन तबाहकुन सैलाब की वजह से तमाम रास्ते बंद हैं और वे इंतजामिया की हिदायत का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड में ऋषिकेश के पास एक बस नदी में गिर गई है। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए हैं। बस ऋषिकेश से उत्तराखंड के श्रीनगर जा रही थी, लेकिन बस मलेठा के पास खाई में गिर गई। कई लोगों के बह जाने का भी अंदेशा है। न्यूज रूम खबरनामे में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आलमी समय। केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले। विमल में है कश्मीरी केसर जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं न्यूज रूम खबरनामा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने कई वज़रा के कामकाज से नाराज हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने 15 वज़रा से नाराज हैं। खबरों के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म 100 दिन की हुसूलियाबियां अवाम के बीच नहीं बताने की वजह से नाराज हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने सभी वज़रा को हुक्म दिया था कि वो अपनी वजारत के 100 दिनों की रिपोर्ट पेश करें। उत्तर प्रदेश समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में आज ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोट डाले गए। आज 3 लोकसभा सीटों के साथ यूपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात समेत कुल 33 असेंबली सीटों के लिए भी वोटिंग हुई। जिन 3 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई उनमें तेलंगाना के मेदक, यूपी के मैनपुरी और गुजरात की वडोदरा सीटें शामिल हैं। लेकिन असल मुकाबला यूपी में है, जहां 11 असेंबली और 1 पार्लियामानी सीट
पर वोट डाले गए। मैनपुरी पार्लिमानी हलके के अलावा यूपी में जिन असेंबली सीटों पर वोट डाले गए उनमें लखनऊ ईस्ट, रोहनिया, सिराथू, बल्हा, हमीरपुर, चरखारी, बिजनौर, निघासन, ठाकुरद्वारा, सहारनपुर और नोएडा की सीटें शामिल हैं। यूपी में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान लोगों में काफी जोशो खरोश देखा गया। 11 असेंबली सीटों पर शाम 5 बजे तक तकरीबन 50% पोलिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि मैनपुरी पार्लिमानी सीट के लिए 5 बजे तक 53% से ज्यादा वोटिंग हुई। मौसूला आदादोशुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा 65% वोटिंग ठाकुरद्वारा में दर्ज की गई, जबकि नोएडा के राय दहिंदगान में इलेक्शन को लेकर बेमरवती रही। यहां शाम 5 बजे तक सिर्फ 31% वोट डाले गए। लखनऊ में भी शाम 5 बजे तक सिर्फ 32% वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान हुए इन मुकाबलों में नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह यादव का वकार दांव पर लगा है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव ने इटावा के सैफई में वोट डाला। अखिलेश यादव के साथ उनकी अहलिया और कन्नौज से एमपी डिंपल यादव भी थी। दोनों ने मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए वोट डाला। इस मौके पर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन इंतखाब में बड़ी जीत दर्ज की है और सभी 4 ओहदों पर कब्जा जमा लिया है। सदर के ओहदे पर मोहित नागर, नायब सदर के ओहदे पर प्रवेश मलिक, सेक्रेटरी पर कनिका शेखावत और ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर आशुतोष माथुर ने जीत हासिल की है। पिछले साल पूरा स्टूडेंट एक्टिविज्म रहा दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के तहत। इस बार उन्होंने दिखाया, छात्रों ने हमारा साथ दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र जीते, हर कार्यकर्ता की जीते हमारे FYUP जिस अपने 21,000 से ज्यादा वोट मिले, 21,000 से ज्यादा वोट मिले, 2,000 वोटों से ज्यादा से प्रेसिडेंट जीता हमारा। FYUP जिस अपने 21,000 से ज्यादा वोट मिले, 21,000 से ज्यादा वोट मिले, 2,000 वोटों से ज्यादा से प्रेसिडेंट जीता हमारा। सिक्योरिटी के बारे में हम बात करेंगे। और अब बात बिहार की सियासत की। बीजेपी में अंदरूनी सियासी लड़ाई अब खुलकर सामने आने लगी है। आपसी रस्साकशी में लीडरान अब अपनी क़यादत के सवाल पर ही आपस में मुतसादिम हैं। पार्टी के कई लीडरान नाराज चल रहे हैं और इन लीडरों के निशाने पर हैं सुशील मोदी। सुशील मोदी के खिलाफ 2 सीनियर लीडरों ने आलम बगावत बुलंद कर दिया है। पार्लिमानी इंतखाबात के वक्त से ही नाराज चल रहे पार्टी लीडर चंद्रमोहन राय ने कहा है कि वो पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। चंद्रमोहन राय ने कहा कि सुशील मोदी के सबब आइंदा इलेक्शन में पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ेगा। एक और लीडर प्रेम कुमार के भी निशाने पर सुशील मोदी ही हैं। प्रेम कुमार ने कहा कि पार्टी किसी एक लीडर की जागीर नहीं, गलत फैसले के सबब ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी बैकफुट पर जा पहुंची है। पार्टी की बगावत पर सीनियर लीडर विनोद नारायण झा ने बीच बचाव करते हुए दोनों लीडरों को पार्टी फोरम पर मामला उठाने की सलाह दी है। विनोद नारायण झा ने एक तरफा किए गए फैसले के लिए उसकी नुक्ताचीनी की और इससे कारकुनान के जोशो खरोश पर उन्होंने कहा कि असर पड़ेगा और जिसके कारण से असंतोष फैल रहा है और जिसका पार्टी का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है और आगे और भी भुगतेगी पार्टी। आहत होकर के मैंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है और मैंने भी ऐलान कर दिया कि आगे मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मनमानी चलाना और किसी की राय नहीं लेना और करना कि मैं जो करता हूं वही ठीक करता हूं, तो इससे तो संतोष फैलेगा ही ना। और खास करके आप ठीक है नए लोगों को जोड़ रहे हैं, जुड़िए, उसके लिए कोई एतराज नहीं है, लेकिन नए लोगों को जोड़ने के क्रम में पुराने लोग, डेडिकेटेड लोग जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, आज पार्टी को इस हालत में लाया, उनकी उपेक्षा हो, उनका अपमान हो, ये तो उचित नहीं है। संगठन एक परिवार होता है और परिवार को विश्वास में लेकर चलना, सबकी बातों का ख्याल रखना,
सबका मान सम्मान का ख्याल रखना, सबको विश्वास में लेकर चलना, तो कहीं न कहीं चूक हुई है, उसी से स्थिति ऐसी बन रही है। इसलिए इसका बेहतर तरीका मैं मानता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व हस्तक्षेप करे, तभी रास्ता निकल पाएगा। जो हालात आज दिख रहा है, लेकिन अविश्वास का वातावरण बन रहा है और सारे वरिष्ठ नेताओं का जो बातें बयान आ रही है जाकर के, उनके मान सम्मान व्यवहार। दिल्ली में सरकारी बंगला खाली न करने पर राष्ट्रीय लोकदल के सदर चौधरी अजीत सिंह के घर की बिजली काट दी गई है। अजीत सिंह रुकन असेंबली और यूपीए सरकार में वजीर होने के तौर पर 12 तुगलक रोड पर बंगला अलॉट उन्हें किया गया था। अजीत सिंह को सीपीडब्ल्यूडी ने कई बार नोटिस भेजकर बंगला खाली करने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सीधी सी बात यह है कि आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू लिव इन दिस हाउस। मैं एमपी नहीं हूं। मैंने एक दूसरा अपार्टमेंट रेंट कर लिया है, हाउस रेंट कर लिया है, और ये 9 तारीख को आए थे हटाने के लिए, और मैंने उनको बता दिया कि ये पितृपक्ष चल रहा है, 25 तक हम शिफ्ट कर जाएंगे। अब बहुत सा सामान हम यहाँ से हटा चुके हैं, पैकिंग चल रही है, और 15 तक शिफ्ट कर जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है बस। अब बिजली क्यों काटी उनसे पूछो आप। 15 तारीख तक आप शिफ्ट करते, 25 तारीख तक आप शिफ्ट। मुंबई में एनसीपी लीडर और शोलापुर के रुकन असेंबली लक्ष्मण राव डोभले पर रेप का इल्जाम लगा है। डोभले पर उन्हीं के कॉलेज में क्लर्क के ओहदे पर काम करने वाली एक खातून ने ये इल्जाम लगाया है। पुलिस ने कई दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। लव जिहाद के इशू पर मौलाना कल्बे सादिक के जरिए दिए गए बयान को मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने खारिज किया है। दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती आरिफ कासमी ने कहा कि इससे लव जिहाद प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को तकवीयत मिलेगी, लिहाजा मौलाना कल्बे सादिक का यह बयान ठीक नहीं है। मुफ्ती कासमी ने कहा कि ऐसा लगता है कि कल्बे सादिक साहब ने आरएसएस के एजेंडे से मुतासिर होकर यह बयान दिया है। गौरतलब है कि मौलाना कल्बे सादिक ने कहा था कि लव जिहादी मुसलमानों के साथ कोई रहम का सलूक न किया जाए, बल्कि उन्हें मुसलमान ही न माना जाए। बहुत हैरत है किस तरह की बात, इतनी बड़ी बात उन्होंने कैसे कह दी, जिस चीज की कोई हकीकत नहीं, कोई बुनियाद नहीं। क्या वो भी आरएसएस के प्रोपेगेंडे से मुतासिर होकर इस तरह की बात कह रहे हैं? मैं समझता हूं कि कल्बे सादिक साहब का यह बयान पूरे माशरे के अंदर एक इंतशार फैलाएगा। हम इस चीज को समझते हैं और हम इसको मानते भी हैं। मजहब इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता कि हम किसी से जोर जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराएं। न्यूज रूम खबरनामे में यहां पर रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों के साथ। आप देखते रहिए आलमी समय। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। ब्रेक के बाद आलमी समय में फिर हाजिर हूं मैं। न्यूज रूम खबरनामे में अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में हुए एक कार बम धमाके में 3 अफराद हलाक और 24 जख्मी हो गए। महलूकीन में एक नीम फौजी एहलकार और 2 आम शहरी शामिल हैं। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि यह धमाका एक बाजार में उस वक्त किया गया जब एक गाड़ी सिक्योरिटी एहलकारों को लेकर वहां से गुजर रही थी। पुलिस अफसर के मुताबिक बम सड़क पर खड़ी एक कार में नस्ब किया गया था। अभी तक किसी भी तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। बलूचिस्तान एक शोरिशज़दा सूबा है जहां अक्सर इलादगी पसंद सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाते रहते हैं। अभी जो चेक किया गया कि गाड़ी कंफर्म हम कर रहे हैं, अभी जो पता चल रहा है कि ये 86 या 88 मॉडल की गाड़ी थी, क्योंकि गाड़ी का तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंजन बचा हुआ है। तो सीटों और डिग्गी के बीच में पीछे साइड पे ये चीजें, ये मटेरियल रखा गया था, जिसको कंफर्म रिमोट कंट्रोल से ही उड़ाया गया है। और टारगेट जो थी वो एफसी का कॉन्वॉय था, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी इसका टारगेट।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में खातिरख्वाह मदद न करने का इल्जाम आयद किया है। कराची एयरपोर्ट पर हमले के बाद गुज़श्ता जून से पाकिस्तान शुमाली वज़ीरिस्तान के अफगान सरहद पर वाक़ कबायली इलाके में मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है। इस मुहिम में पाकिस्तान की बर्री फौज और फिजाइया हिस्सा ले रही हैं। इस इलाके में तालिबान, अलकायदा और उज़्बेक जंगजू सरगर्म हैं। रावलपिंडी में वाक़ आर्मी हेडक्वार्टर्स में सहाफ़ियों से बात करते हुए पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने में अफगान हुकूमत ताउन नहीं कर रही है। पाकिस्तान में सैलाब के सबब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सुबह पंजाब के वस्ती अजला में तबाही मचने के बाद दरियाए चिनाब में आने वाला बड़ा सैलाबी रेला अब जनूबी जिला मुल्तान की हदूद में दाखिल हो गया है। फौज और इंतजामिया को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान के सरकारी टीवी ने हुक्काम के हवाले से कहा है कि सैलाबी पानी से जिला मुल्तान के गांव ज़रियाब हो गए हैं। कुदरती आफात से निमटने के कौमी इदारे NDMA के सरबराह का कहना है कि मुल्क में बारिश और उनके नतीजे में आने वाले सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद 300 तक पहुंच गई है। हालात से निमटने के लिए बचाव कामों में तेजी लाई जा रही है और दरिया के किनारे आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का काम जारी है। एक हफ्ते से जारी शदीद लड़ाई के बाद शामी फौज ने हल्फिया शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया है। ये शहर काफी अहम है और इस पर गुज़श्ता कई माह से अलकायदा से वाबस्ता तंजीम अल नुसरा ने कब्जा किया हुआ था। इस लड़ाई में दर्जनों फौजी और बागी जंगजू हलाक हुए हैं। हल्फिया शहर पर कब्जा करने के बाद शामी फौज को उस कॉरिडोर पर कब्जा करने में मदद मिलेगी जो दमिश्क को समंदरी साहिल से जोड़ता है। साथ ही ये कॉरिडोर दमिश्क को उन इलाकों से भी जोड़ता है जहां अक्सरियत में अलवी और ईसाई तबके के लोग रहते हैं। आपको बता दें कि शामी सदर बशर अल असद अलवी तबके से ही ताल्लुक रखते हैं। हमास के नायब सरबराह मूसा अबू मरजूक ने बयान दिया है कि उनकी जमात इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उन्होंने ये बयान अल कुद्स टीवी के साथ एक इंटरव्यू में दिया है। उन्होंने कहा कि हमास इसराइलियों के साथ गजा की सरहदी गुजरगाहों और कैदियों की रिहाई से मुताल्लिक उमूर पर बराह रास्त बातचीत के लिए आमादा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जिस तरह हथियारों के साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं उसी तरह बातचीत के जरिए भी मामलाकारी की जा सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि अभी तक उनकी पॉलिसी इसराइल के साथ मुज़ाकरात न करने की रही है, लेकिन दूसरे लोगों को जान लेना चाहिए कि ये एक ऐसा इशू नहीं है कि जिस पर बात करने की कुल्ली तौर पर मुमायनत है। अमेरिका के मुशीर बराए इक्तिसादी उमूर एटकिंसन की क़यादत में एक अमरीकी कारोबारी वफ़द ने हिंदुस्तानी वजीर बराए कारोबारी उमूर निर्मला सीतारमन से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले कारोबार के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया गया। ये वफ़द हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अमरीका दौरे से कबल तैयारी के लिए हिंदुस्तान आया हुआ है। अमरीका हिंदुस्तान के साथ $100 मिलियन के कारोबार को 5 गुना बढ़ाना चाहता है। हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया कल से वियतनाम दौरे पर जा रहे हैं, जिससे दोनों मशरक़ी ममालिक के बाहमी रिश्तों को मजबूती मिलेगी। वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी अनिल वाधवा ने ये इत्तला देते हुए बताया कि वियतनाम में प्रणब मुखर्जी वहां के सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। अनिल वाधवा ने बताया कि प्रणब मुखर्जी के इस दौरे पर कई आपसी मुद्दों पर बात होनी है। मुल्क की सलामती से मुताल्लिक़ चीन से कुछ इख्तलाफात होने के बावजूद वियतनाम और हिंदुस्तान के रिश्ते दोस्ताना रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबार और बाहमी सरमायाकारी सालाना 80 करोड़ अमरीकी डॉलर से जायद की है, जबकि वियतनाम को हिंदुस्तान हर साल $5.5 करोड़ से ज्यादा की बरामदात करता है। दोनों ममालिक मुल्क के दफा, सलामती, ज़राअत और दवाइयों की सप्लाई में एक दूसरे की पूरी मदद करते हैं। न्यूज रूम खबरनामे के आखिर में अहम खबरों की सुर्खियों पर दोबारा एक नजर। आलमी समय हेडलाइंस। सह प्रायोजक विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दब विमल पान मसाला।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने कई वज़रा से नाराज, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश न करने से खफा, सभी वज़रा को दिया था हुक्म। 9 रियासतों में लोकसभा की 3 और असेंबली की 33 सीटों के लिए डाले गए वोट। यूपी में तकरीबन 50% पोलिंग, 16 सितंबर को होगी वोटों की गिनती। सैलाब से निपटने के लिए उमर अब्दुल्ला की सियासी और अवामी कोशिश, मुल्क के अवाम से की मदद की अपील, कुल जमाती मीटिंग की तलब। उत्तराखंड के ऋषिकेश के पास एक बस नदी में गिरी, हादसे में 16 लोगों की मौत, मुतअद्दिद जख्मी। उत्तराखंड के श्रीनगर जा रही थी गाड़ी। और दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान हुकूमत के रवैये से पाकिस्तान नाराज, शिद्दत पसंदों की गिरफ्तारी में अदम ताउन का लगाया इल्जाम। न्यूज रूम खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।